Hello guys, today we start the topic रेस जुडिकाटा पार्ट थर्ड। इसमें हम कवर करेंगे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, इसके थ्री मेन ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको हम कवर करेंगे और इसके डिफरेंस को देखेंगे कि रेस जुडिकाटा एंड एस्टॉपल के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और रेस जुडिकाटा एंड सब रेस जुडाइस में क्या डिफरेंस है, ये सब हम आज इसमें कवर कर लेंगे। So let's start the constructive res judicata. It means matter directly and substantially in issue constructively. इसके लिए हम एक्सप्लेनेशन फोर्थ को देखेंगे। एक्सप्लेनेशन फोर्थ में जो है वो है कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। चलिए हम इसको समझते हैं। इट मीन्स माइट और ऑट एनी मैटर विच माइट एंड ऑट टू हैव बीन मेड अ ग्राउंड ऑफ अटैक एंड डिफेंस इन द फॉर्मर सूट। तो ये कह रहा है कि अगर कोई मैटर है जिसको आप पहले वाले सूट में आप कोई ग्राउंड बना सकते थे अटैक और डिफेंस का, पर आपने ऐसा नहीं किया, आपको वो पॉइंट्स अब याद आ रहे हैं कि आप ये भी ऐड कर सकते थे, बट उस चीज़ का जजमेंट आ चुका है, अब फिर से आप वो पॉइंट्स को नहीं उठा सकते। कोई मैटर जो बनाया जा सकता था ग्राउंड डिफेंस का, अटैक का, बट आपने ऐसा नहीं किया फॉर्मर सूट में, बट कोर्ट इसको ऐसा मानेगी कि ऐसा हो चुका है कंस्ट्रक्टिवली, तो आप उसको फिर से नहीं कर, पॉइंट्स को ऐड नहीं कर सकते उस सूट में। आपको अगर न्यू पॉइंट्स उठाने हैं इस सूट में कि आपको याद आ रहा है कि ये भी एक ग्राउंड बन सकता था डिफेंस और अटैक का, बट आपने फॉर्मर सूट में ऐसा नहीं किया, बट कोर्ट यही मानेगी कि आप ऐसा किया जा चुका है, इसी को हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। कोर्ट का डिसीजन अगर उस पर आ चुका है तो यही माना जाएगा कि वो कंस्ट्रक्टिवली इशू में थे वो पॉइंट्स जो आप ग्राउंड ऑफ अटैक एंड डिफेंस के बताना चाह रहे हैं, इसलिए वो फॉर्मर सूट में अगर आपने नहीं एक्सप्लेन किया तो आप फिर से नहीं कर सकते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। सो एक बार इसको देख लेते हैं। एनी मैटर विच माइट एंड ऑट टू हैव बीन मेड a ground of attack or defense in the former suit shall be deemed to have been directly and substantially in issue in that suit. Explanation 4. This is known as constructive res judicata. So clear है? So चलिए इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कोई बंदा है, उसने अगर कोई फॉर्मर सूट का कोई जजमेंट पास हो चुका है, उसने जो सूट फाइल किया था उसका जजमेंट पास हो चुका है किसी competent कोर्ट के थ्रू, so again he cannot alter the facts with adding some points on the grounds of attack and defense. वो फिर से उसको ऑल्टर नहीं कर सकता कि अगर उसको कुछ पॉइंट्स ध्यान में आ रहे हैं कि वो रख सकता था एज अ ग्राउंड ऑफ डिफेंस अटैक, सो ऐसा वो नहीं कर सकता। ये कोर्ट मान लेगी वो इश्यूज जो थे सब्सटेंशियली, ये जो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है, ये इश्यूज को कंस्ट्रक्टिवली मान लिया जाएगा कि ये फॉर्मर सूट में कंस्ट्रक्टिवली इन इशू थे, ओके, इशू में थे। सो इसको ही हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। ये जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है, इसमें आप ये केस भी मेंशन कर सकते हैं, यूपी वर्सेस नवाब हुसैन। ये 1977 का केस है, ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का ही केस है। इसमें भी यही बोला गया है कि जो मैटर्स आप उठा सकते थे फॉर्मर सूट में पर वो नहीं उठाए गए, तो कोर्ट का जो डिसीजन आया है, कोर्ट यही मानेगी कि उस चीज पर भी डिसीजन आ चुका है, कंस्ट्रक्टिवली वो इशू में थे, दोज मैटर्स वर कंस्ट्रक्टिवली इन इशू इन अ फॉर्मर सूट, ओके, एंड द डिसीजन पास्ड इन द फॉर्मर सूट मस्ट बी एक्सेप्टेड एज फाइनल। उसी को आपको फाइनल मान के चलना होगा कि कोर्ट ये मानती है कि कंस्ट्रक्टिवली वो इशू में थे,
फॉर्मल सूट में वही मैटर्स जो आप अब उठाना चाह रहे हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का, इसे आप ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। चलिए इसके ऑब्जेक्ट्स अब हम देख लेते हैं। इसके 3 मेन ऑब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट है एंड ऑफ लिटिगेशन, कि किसी भी लिटिगेशन का एंड होना चाहिए। ये स्टेट के इंटरेस्ट के लिए भी है, वरना फिर केसेस रीओपन होते रहेंगे तो कोर्ट परेशान। कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बार बार एक ही मैटर पर डिसीजन दे। सो एक बार किसी भी सूट का एंड होना चाहिए, एंड ऑफ लिटिगेशन। ये इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्ट है। इसका सेकंड ऑब्जेक्ट ये है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपार्डी। इट मीन्स कि कोई भी पर्सन है जिसके अगेंस्ट कोर्ट में कोई सूट चल रहा है, फाइल हुआ है, उसको उसका डिसीजन आ चुका है, उसको पनिश किया गया है, उसको फाइन देना पड़ा है, या फिर कोई भी उसको सज़ा काटनी पड़ी है 1 साल की या 1 महीने या फिर 6 महीने की। कोई भी इम्प्रिजनमेंट हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, फाइन हो, किसी भी टाइप की उसको पनिश किया गया है। अगर वो सज़ा काट चुका है, फाइन दे चुका है, तो आप उसको फिर से नहीं इसी सेम केस के लिए, सेम कॉज के लिए उसको परेशान नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी पर्सन है, वो अगर जैसे डिफेंडेंट है या प्लेंटिफ है जिसके अगेंस्ट आया है जजमेंट, वो अगर सज़ा काट चुका है तो दोबारा उसको फिर से परेशान नहीं किया जा सकता सेम कॉज के लिए। ठीक है, क्लियर है। नाउ थर्ड ऑब्जेक्ट इज डिसीजन ऑफ कोर्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट एंड फाइनल। कोर्ट का जो भी डिसीजन आता है फॉर्मल सूट में, इसमें बात हो रही है कि फॉर्मल सूट की बात हो रही है, जैसे कि हम रीओपन नहीं कर सकते जहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं रेस जुडिकाटा। तो मतलब इसका मतलब यही है कि फॉर्मल सूट, उसका डिसीजन आ चुका है, जजमेंट आ चुका है, उसी को आपको फाइनल और करेक्ट मानकर चलना होगा। जो भी उसका फैसला आया था किसी कम्पिटेंट कोर्ट के थ्रू फॉर्मल सूट में, उसी को आपको करेक्ट मानना होगा। ये नहीं आप कह सकते कि भाई मेरे फेवर में नहीं आया, अगेंस्ट जो पार्टी थी उसके फेवर में आ गया, तो मैं फिर से केस को रीओपन कराऊं और क्या पता इस बार मेरे फेवर में आ जाए। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, यहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। तो ये इसका थर्ड ऑब्जेक्ट है, इसलिए भी रेस जुडिकाटा अप्लाई किया जाता है कि डिसीजन ऑफ कोर्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट एंड फाइनल। सो ये 3 इसके मेन ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमने पहली वीडियो में भी देखे थे मैक्सिम के थ्रू। इसके मैक्सिम ज़रूर आप याद कर लीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पर ही है। सो हमने इसके ऑब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं। लेट्स स्टार्ट द डिफरेंसेस बिटवीन रेस जुडिकाटा एंड एस्टॉपल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट इसका डिफरेंस हम देखते हैं। रेस जुडिकाटा रिजल्ट्स फ्रॉम द डिसीजन ऑफ अ कोर्ट। ये इसका जो रेस जुडिकाटा है, इसका रिजल्ट कहाँ से आता है? कोर्ट से आता है। इसका जो जजमेंट आता है, सो ये अप्लाई कहाँ किया जाता है कि कोर्ट से आता है। ये हमारा जो मैक्सिम है रेस जुडिकाटा की, आप फिर से नहीं अप्लाई कर सकते हैं, एक ही सूट को फिर से फाइल नहीं कर सकते हैं। और ये स्टॉपल क्या है, इसको समझिए। स्टॉपल रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्ट ऑफ अ पार्टी। ये किसी एक पार्टी के एक्ट से आता है जिस पर रोक लगा दी जाती है। ये रूल आया है कि किसी पार्टी के ऊपर रोक लगा दी जाती है। इसको ये ऐसे समझिए कि कोई एक पर्सन है, उसका कोई मकान है, ठीक है, उसने मेरे को कहा कि इसको रेंट पर लगवा दीजिएगा। तो फिर मैंने इसके रेंट पे लगाने के लिए किसी को देखा, कोई जो पर्सन था बी, उसको मैंने कहा कि उसको मैंने ये दिखाया कि ये मेरा मकान है और मैं इसे रेंट पे देना चाहती हूँ। सो उसको मैंने रेंट पे देने के लिए, वो एग्री हो गया रेंट पर लेने के लिए मुझसे, ये समझकर उसकी नज़रों में लैंडलॉर्ड कौन है? मैं हूँ। वो रेडी हो गया
रेंट पर लेने के लिए। तो जिसका एक्चुअल में वो मकान था उसने मेरे को वो मकान दे दिया, उसका पोजीशन मुझे दे दिया। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस मकान को रेंट पे नहीं लगाना चाहती हूँ। तो मैंने उसको मना कर दिया। वो जो पार्टी थी बी, जो रेंट पे रहने वाला था, उसको मैंने मना कर दिया कि अब मैं ये मकान आपको नहीं दे सकती हूँ, ये अब मेरे पोजीशन में आ गया है, पहले ये मेरा नहीं था। जो भी ऐसा फैक्ट है, मतलब जो उससे हाइड किया था उसको, मतलब मैंने उसको पहले तो उसको कह दिया कि आप रेंट पे ले लीजिए, वो एग्री हो गया। बाद में मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि उसका पोजीशन मेरे पास आ गया और मैं वो मकान देना नहीं चाहती रेंट पर, तो मैंने उसको मना कर दिया। तो यहाँ पर स्टॉपल मुझ पे लग जाएगा। तो ये मेरे एक्ट से, एक्ट ऑफ अ पार्टी, मेरे एक्ट से आया है स्टॉपल। और रेस जुडिकाटा कहाँ से आया था? कोर्ट से आया था, कोर्ट के डिसीजन से। ओके, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इसका जो डिफरेंस है, रेस जुडिकाटा बार्स द मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स। ये जो रेस जुडिकाटा है ये किस चीज पर रोक लगाता है कि ज्यादा से ज्यादा सूट एक ही चीज पर, सेम टाइटल पर एक ही सूट होना चाहिए, जिसका एक ही जजमेंट आना चाहिए, मल्टीप्लिसिटी नहीं होनी चाहिए सूट्स में। ओके, क्लियर है? सो इसमें हम देखेंगे कि स्टॉपल बार्स द मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये रिप्रेजेंटेशन पर, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन पर रोक लगाता है कि जैसे कि मैंने पहले तो उसको रिप्रेजेंट कर दिया था कि ये आप रेंट पे ले लीजिएगा, और फिर बाद में उसको मना कर दिया। बार बार मैं अलग अलग टाइप से उसको रिप्रेजेंट दिखा रही थी कि ये मेरा मकान है। फिर मैंने उसको ऐसे कह दिया कि अब तो ये मेरे पोजीशन में आ गया है, अब ये मेरे पोजीशन में आ गया है, तो अब ये मैं आपको नहीं देना चाहती। तो अलग अलग टाइप से मैं उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ बी जो पार्टी थी उसके सामने। तो उस पर स्टॉप, ये जो स्टॉपर है उस चीज मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन पर बार लगाता है, रोक लगाता है। देखिए थर्ड इसका जो डिफरेंस है, द रूल ऑफ रेस जुडिकाटा प्रिज्यूम्स क्लियरली द ट्रुथ ऑफ द डिसीजन ऑफ द फॉर्मर सूट। ये कॉन्क्लूसिवली जो ट्रुथ होता है, डिसीजन जो आया होता है फॉर्मर सूट का, उसको ये प्रिज्यूम करता है कॉन्क्लूसिवली, जो मतलब फॉर्मर सूट में जो डिसीजन आया है उसी को, वही मतलब कोर्ट के थ्रू वही एकदम करेक्ट डिसीजन था, उसी को आपको करेक्ट मान के चलना होगा, वो चीज़ इसमें दिखाता है। और स्टॉपल में क्या होता है कि स्टॉपल प्रिवेंट्स अ पार्टी फ्रॉम डिनाइंग व्हाट ही हैव वंस कॉल्ड द ट्रूथ। वो इस चीज़ पर रोक लगाता है कि कोई जो पार्टी है, जैसे मैंने जो एक बार कह दिया है उस चीज़ से मैं मुकर ना जाऊं, उस चीज़ को मैं पहले कुछ कह रही हूँ फिर उससे हट ना जाऊं, अपनी बात से मैं पीछे ना हट जाऊं। मतलब एक बार जो मैंने कह दिया उसी पर टिके रहने होगा। ये नहीं है कि मैंने जो कह दिया आपको रेंट पे दे रही हूँ और फिर बाद में मना कर दिया। तो इस चीज़ पर ये इस चीज़ को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट इसका जो डिफरेंस है वो है कि रेस जुडिकाटा प्रिवेंट्स अ मैन फ्रॉम एजिटेटिंग द सेम थिंग इन सक्सेसिव लिटिगेशन। इसमें यह है ना कि आप सेम मैटर के ऊपर बार बार सूट फाइल नहीं कर सकते। लिटिगेशन जब एक बार डिसीजन आ गया, बार बार सेम चीज़ पर, सेम थिंग इन सक्सेसिव लिटिगेशन, इस चीज़ को प्रिवेंट करता है बार बार उसी पर सूट फाइल करने से, ठीक है। और स्टॉपल में क्या होता है कि प्रिवेंट्स अ मैन फ्रॉम सेइंग वन थिंग एट वन टाइम एंड ऑपोजिट थिंग एट अनदर टाइम। ये इस चीज़ को रोकता है कि जैसे कि ये स्टॉपल वहाँ अप्लाई होता है उस चीज़ को रोकने के लिए कि जैसे मैं हूँ ना, मैंने बी पर्सन को ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने पहले कुछ कह दिया और उसके बाद में फिर मैंने अपनी बात को पलट दिया, कुछ और कह दिया। जैसे कि उससे डील हुई थी रेंट पर देने की और बाद में मैंने उसको, जब वो मेरे कब्जे में आ गया, मेरे पोजीशन में आ गया वो मकान, तो मैंने उसको मना कर दिया। तो ऐसे इस चीज़ पर ये स्टॉपल प्रिवेंट करता है, इस चीज़ पर रोक लगाता है, ठीक है, कि जो मैंने एक बार कह दिया उसी पर टिके रहना होगा। ये नहीं है कि आप पहले कुछ कह रहे हो बाद में कुछ कह रहे हो।
फिफ्थ इसमें डिफरेंस ये है कि रेस जुडिकाटा ऑफ द jurisdiction of the court to try the case। इसका मतलब यह है कि ये किसी भी कोर्ट को बार बार एक ही सूट के लिए ट्रायल करने से रोकता है, मना करता है। ठीक है कि मतलब एक ही सूट बार बार उसी का ट्रायल नहीं किया जाएगा कोई भी कोर्ट के थ्रू। ओके, नाउ फिफ्थ स्टॉपल में जो है कि स्टॉपल शट्स द माउथ Stoppel shuts the mouth of a party, being a rule of evidence under section 115 of Evidence Act। तो इसके आप एविडेंस एक्ट में आप पढ़ेंगे इसके बारे में कि स्टॉपल के बारे में कि ये जो है इसमें स्टॉपल में क्या होता है कि ये पार्टी का माउथ बंद करता है, किसी भी एक पार्टी का मुंह बंद करता है। इसमें क्या होता है कि कोर्ट को बार बार ट्रायल एक ही सूट पर ट्रायल करने से रोकता है। और इसमें कि ये किसी एक पार्टी जो कि पहले अपना पोजीशन कुछ बता रही थी फिर बाद में अपनी बात से पीछे हट गई, उसका मुंह बंद करता है। ओके, सिक्स्थ है कि रेस जुडिकाटा बाइंड्स बोथ द पार्टीज टू द लिटिगेशन। ये दोनों पार्टीज, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, दोनों पार्टीज को बाउंड करता है कि दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी अगेन सूट फाइल नहीं कर सकती सेम मैटर पर, सेम टाइटल पर, सेम पार्टी के अगेंस्ट। ओके, और स्टॉपल में क्या होता है, स्टॉपल बाइंड्स ओनली दैट पार्टी हु मेक द प्रीवियस स्टेटमेंट और कंडक्ट। ये सिर्फ उस पार्टी पर स्टॉपल लगाया जाता है जो कि पहले वही जो, जैसे कि मैंने बी को पहले रेंट पे देने के लिए रेडी हो गई थी, बाद में उसको मना कर दिया तो इस चीज पर मुझ पर रोक लगाता है सिर्फ एक। सेवेंथ, द रूल ऑफ रेस्ट प्रोसीड्स ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ये पब्लिक पॉलिसी के लिए है कि देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन, किसी भी लिटिगेशन का एंड होना चाहिए। ये पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए है, वरना क्या होगा कि ज़्यादा ट्रबल, एक्सपेंसेस, कॉस्ट बढ़ती जाएगी उसी एक ही सूट के। एंड द रूल ऑफ स्टॉपल प्रोसीड्स अपॉन द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी। ये इक्विटी के डॉक्ट्रिन पर बेस्ड है, जो कि इसमें क्या होता है कि दैट वन who by his conduct has induced another to alter his position to his disadvantage। मतलब कि कोई एक पार्टी अपने फायदे के लिए अपनी जो पोजीशन से मुकर नहीं सकती है, किसी दूसरे को एडवांटेज हो जाए कि जो सामने वाली पार्टी है उसके डिसएडवांटेज के लिए अपनी पोजीशन, अपने एडवांटेज के लिए अपनी पोजीशन चेंज। सो ये सब इसके डिफरेंसेस हैं। Let's see the difference between res judicata and res sub judice। Res judicata relates to a matter already adjudicated upon। ये उस मैटर पर उससे रिलेटेड है कि जो चीज़ एक बार डिसाइड हो चुकी है, जिस सूट का डिसीजन आ चुका है। ठीक है, जो चीज़ ऑलरेडी डिसाइडेड है। और रेस सब जुडाइस रिलेट्स टू अ मैटर पेंडिंग जुडिशियल इंक्वायरी और ट्रायल। ये पेंडिंग लिटिगेशन पर बेस है, उससे रिलेटेड है। Section 11 bars the trial of a suit in which matter directly or substantially an issue has already been adjudicated upon in a previous suit। ये उस चीज़ पर बार लगाता है सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा, जो चीज़ पहले डिसाइड हो चुकी, प्रीवियस सूट में हम जो एडजुडिकेट हो चुकी है, जो मैटर डिस्प्यूट में था उस पर जजमेंट आ चुका है प्रीवियस सूट में। और ये पेंडेंसी ऑफ द सूट के बारे में कहता है सेक्शन 11 जो रेस सब जुडाइस है सेक्शन 11। ये बार लगाता है कि इस पर ट्रायल ऑफ अ सूट इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन पेंडिंग एडजुडिकेशन इन अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट। ये पेंडिंग लिटिगेशन के ऊपर अप्लाई रिलेटेड है उससे। ओके, thanks for watching my video and please subscribe my channel and like my videos।